नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 12th लेसन पढ़ रहे थे पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। बच्चों, इस लेसन के अंदर हमने पोषण के बारे में अध्ययन किया था। पोषण के क्या लाभ है इसके बारे में भी अध्ययन किया था। शैशवावस्था के दौरान किस प्रकार का पोषण बच्चों को दिया जाना चाहिए इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। और हमने स्तनपान के बारे में भी अध्ययन किया और पूरक आहार के बारे में भी अध्ययन किया। पूरक आहार के दिशा निर्देशों के बारे में भी अध्ययन किया। किस प्रकार से बच्चों को पूरक आहार कितनी कितनी मात्रा में देना चाहिए, कब देना चाहिए, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। और आज हम बच्चों पढ़ेंगे शैशवावस्था के दौरान या फिर पूर्व विद्यालय जो बच्चे होते हैं उनके पोषण संबंधी क्या क्या समस्याएं होती है और शैशवावस्था तथा पूर्व बाल्यावस्था के अंदर पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। और शैशवावस्था और पूर्व विद्यालय जो बच्चे होते हैं उनके लिए किस प्रकार से आहार आयोजन हमें करना चाहिए इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिशुओं और छोटे बच्चों में स्वास्थ्य और पोषण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी होती है ना। तो बच्चों, कुपोषण और जो संक्रमण है वो दोनों ही एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कुपोषण का मतलब भी यही है कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी होने से शैशवावस्था के दौरान बच्चे जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। और संक्रमण का मतलब भी यही है कि जब बच्चों को पोषण ठीक ढंग से नहीं मिलता है तो वो विभिन्न प्रकार के रोगों से संक्रमित हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुपोषण और संक्रमण एक दूसरे से संबंधित होते हैं, है ना। और वास्तव में यदि हम देखें तो कुपोषण एक राष्ट्रीय समस्या है, हमारे राष्ट्र की एक समस्या है ये। और ये विशेष रूप से गांव और जनजातीय क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती है। गांव के अंदर और जनजातीय क्षेत्रों के अंदर महिलाएं हैं जो निरक्षर होती है, मतलब शिक्षित नहीं होने के कारण, गरीबी के कारण बच्चों में जो है पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में अज्ञानता के कारण या फिर स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अपर्याप्त सुविधाओं के कारण जो है बच्चे जो है कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो प्रश्न यहीं पर बनता है कि कुपोषण के प्रमुख कारण क्या है ना। तो कुपोषण के कारणों के अंदर एक तो ज़्यादातर गांवों के अंदर या फिर जनजातीय क्षेत्रों के अंदर महिलाएं जो होती है शिक्षित नहीं होने के कारण और गरीबी के कारण और बच्चों में पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में अज्ञानता के कारण, है ना। और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए जो पर्याप्त सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलने के कारण, ये सभी कारण हैं जिनके कारण कुपोषण हमारे बच्चे जो है वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो कुपोषण और संक्रमण के प्रमुख कारक क्या है, तो ये कारक है। प्रश्न बन रहा है यहाँ पर, ध्यान देना। देखिए बच्चों, जब माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है तो बच्चे जो होते हैं कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं शैशवावस्था के दौरान, छोटे शिशु, जब उनको माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो भी वो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी कम हो जाएगी, जिससे वो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। तथा वे तब तक वे कुपोषित रहते हैं जब तक कि वे परिवार के सदस्य की तरह पूरा आहार नहीं लेते, है ना। परिवार के अन्य सदस्यों की तरह जब तक उनको पूरा आहार नहीं मिलता है, तब तक जब तक उनमें पोषक तत्वों की कमी पूरी नहीं होती है, जब तक वो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित रहते हैं। और इस अवधि के दौरान शिशुओं में जो है डायरिया हो जाता है, अतिसार यानी बुखार, डायरिया, है ना, उल्टी, दस्त जैसी समस्याएं जो है बच्चों के अंदर उत्पन्न हो जाती है। और इसके परिणाम स्वरूप भी शरीर के अंदर जो है पानी की कमी हो जाती है ना, और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है ना। और ये दशा जो होती है वो शिशुओं की मृत्यु का कारण भी बनती है। तो हम कह सकते हैं बच्चों के अंदर कुपोषण के शिकार बच्चे कब होते हैं, जब छोटे बच्चे जो शैशवावस्था के दौरान है उनको माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो वो कुपोषित हो जाते हैं। और बड़े बच्चों को पोषक तत्वों से युक्त आहार नहीं मिलता तो वो कुपोषित हो जाते हैं। तो अनुसंधान प्रमाण इस विचार का समर्थन करते हैं कि पोषण संबंधी जो कारक है वो क्षय रोग होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब क्या होता है कि ये पोषण संबंधी जो भी कारक हैं जिनकी कमी बच्चों में रहती है तो इससे क्षय रोग ज़्यादा होता है बच्चों के अंदर, टीबी हो जाता है, टीबी के शिकार हो जाते हैं। उनमें सर्दी, जुकाम, खांसी हो जाता है, खांसी बढ़ती रहती है, फेफड़ों में जो है कफ जम जाता है ना, और जिसके कारण उनको टीबी हो जाता है। और विशेष रूप से उस जन समुदाय में जहाँ पर भोजन की कमी होती है, जहाँ पर विशेष रूप से भोजन की कमी होती है, निर्धनता रहती है, अशिक्षा रहती है ना, या फिर पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में अज्ञानता रहती है ना, और जहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं जो है वो बच्चों के देखभाल के लिए नहीं मिलती, वहाँ पर ये जो है कुपोषण के शिकार बच्चे ज़्यादा होते हैं।
और प्राइमरी हर्पीज जो होता है सिंप्लेक्स, ये एक अन्य संक्रमण रोग है जो कि बच्चों को प्रभावित करता है और यदि वे कुपोषण से ग्रस्त हैं। बच्चे जब कुपोषण से ग्रस्त हो जाते हैं तो उनको हर्पीज रोग भी हो जाता है ना। और ये हर्पीज जो होता है प्राइमरी हर्पीज होता है, ये सिंप्लेक्स नाम का रोग है। तो ये भी एक संक्रमण के द्वारा ही फैलता है, गंदगी से, है ना, अशुद्ध पानी पीने से या फिर पोषक तत्वों की कमी से भोजन में, है ना, इनके द्वारा ये रोग फैलता है। और ये भी छोटे बच्चों के अंदर ज़्यादा जो है वो रोग फैलता है ना। तो हम कह सकते हैं कि कुपोषण के कारण, प्रश्न आता है कि कुपोषण के कारण कौन सा रोग फैल सकता है, तो प्राइमरी हर्पीज सिंप्लेक्स नाम का रोग फैल सकता है, क्षय फैल सकता है, डायरिया हो सकता है शिशुओं में, है ना, अतिसार हो सकता है ना। ये रोग जो होते हैं विशेष रूप से फैलते हैं। यदि शिशु को विशेष रूप से स्तनपान नहीं कराया गया हो, तो जब पूरक भोजन से शिशुओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हुई हो, तो इस अवस्था में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और जिससे उन्हें कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। बिल्कुल सही है कि एक तो शिशुअवस्था के दौरान उनको स्तनपान ठीक ढंग से नहीं कराया जाता है, माँ का दूध जो है ठीक ढंग से उनको उपलब्ध नहीं होता। इसके साथ साथ उनको ऊपर से जो पूरक आहार दिया जा रहा है वो भी पौष्टिक नहीं दिया जाता या समय पर नहीं दिया जाता या उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, तो उससे भी कई प्रकार के रोग उनको हो जाते हैं। तो अब चलते हैं कि कौन कौन से रोग हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले यदि हम देखें तो प्रोटीन ऊर्जा की कमी से, जिसे हम कहते हैं, इसके कारण भी वृद्धि जो है शरीर की मंद हो जाती है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है और संक्रमण होने पर अतिसार या डायरिया, बुखार और डायरिया, उल्टी दस्त, निर्जलीकरण यानी कि शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है। रक्त की कमी होने पर एनीमिया नामक रोग हो जाता है ना। आयरन की कमी जब हो जाती है बच्चों के अंदर तो इससे एनीमिया नामक रोग हो जाता है। पोषणात्मक अंधापन यानी विटामिन ए की जब कमी होती है तो इससे कौन सा रोग हो जाता है, पोषणात्मक अंधापन हो जाता है ना। बच्चों की दृष्टि जो होती है वो कमजोर हो जाती है। अब हड्डी से संबंधित सूखा रोग जो होता है रिकेट्स नामक रोग हो जाता है या फिर ऑस्ट्रोपीनिया नामक रोग होता है, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो ये विटामिन डी और कैल्शियम किससे मिलता है, दूध से मिलता है ना। या फिर माता को पोषक तत्व ठीक ढंग से नहीं दिए जाएंगे तो दूध में पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होंगे, जिससे भी बच्चों को जो है कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। तो इससे भी इनमें विटामिन डी और कैल्शियम की जो है वो कमी हो सकती है। इसके साथ साथ गलगंड नामक रोग भी हो जाता है बच्चों के। देखिए गलगंड रोग जो होता है ये थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने के कारण होता है, यानी कि आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है ना। तो बच्चों के अंदर पोषक तत्वों की कमी के कारण कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे अतिसार है, डायरिया है, डिहाइड्रेशन है ना, एनीमिया है, रिकेट्स है ना। और इसके साथ साथ जो है हम कह सकते हैं कि दृष्टि उनकी कमज़ोर हो सकती है, गलगंड रोग हो जाता है, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है ना। तो कई प्रकार के रोग जो है बच्चों के अंदर हो जाते हैं कुपोषण के कारण। अब संचारी रोगों में पोषण के महत्वपूर्ण प्रभावों के बारे में पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, जैसे विभिन्न प्रकार के रोग जो है पोलियो है, डिप्थीरिया है, क्षय रोग है, पर्ट्यूसिस है, खसरा है, टिटनेस है ना। ये 6 घातक संचारी रोग जो होते हैं भारत के अंदर, भारत जैसे विकासशील देशों के अंदर जो है मृत्यु दर और रुग्णता को बढ़ाते हैं। यानी कि हमारा देश जो है भारत देश एक विकासशील देश है और विकासशील देश होने के कारण ही हमारे यहाँ पर जो है सभी को पोषक तत्वों से युक्त आहार पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हमारे यहाँ पर मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। और विभिन्न हम कह सकते हैं कि अधिकांश बच्चे जो है यहाँ पर कुपोषण के शिकार हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है कौन कौन से रोग 6 विशेष रूप से जो है घातक संचारी रोग भारत के अंदर देखने को मिलते हैं, वो है पोलियो, डिप्थीरिया, क्षय रोग, पर्ट्यूसिस और खसरा और टिटनेस। ठीक है, तो ये घातक 6 संचारी रोग है। प्रश्न बन सकता है कि विकासशील देशों के अंदर कौन से 6 घातक संचारी रोग जो है वो देखने को मिलते हैं, है ना, पोषक तत्वों की कमी के कारण बच्चों में। तो ये रोग हमें देखने को मिलते हैं। आया समझ में? जब संक्रमण और कुपोषण बच्चे में साथ साथ होता जाता है, देखो एक तरफ तो संक्रमण हो गया रोगों से और दूसरा वो कुपोषण के शिकार हो गए, तो समस्या और ज़्यादा बिगड़ती जाती है। और जीवन के प्रथम वर्ष में विभिन्न संस्थाओं में कराया गया टीकाकरण बच्चों को संचारी रोगों के प्रति जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यानी कि
हमने कल प्रतिरक्षण के बारे में पढ़ा था, वैक्सीन के बारे में पढ़ा था, जिसके द्वारा हम मृत सूक्ष्म जीवाणुओं को, विषाणुओं को शरीर के अंदर जो है इंजेक्शन के द्वारा प्रवेश कराते हैं और फिर ये हमारे शरीर के अंदर जा कर के और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी कि ये हमारे शरीर में जाकर एक प्रतिरक्षा तंत्र तैयार करते हैं और जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो इस समय जब बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं तो इससे बचने के लिए ही इनको जो है वैक्सीन लगाया जाता है या समय समय पर जो है विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर अपर्याप्त सुविधाएं, हम कह सकते हैं इसका ये भी कारण है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है या जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर जो है स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, वहाँ की जलवायु ठीक नहीं है, वहाँ की दशाएँ ठीक नहीं है ना, और गरीबी है ना, और कुछ स्थानीय रीति रिवाज है। ये सभी कारक जो हैं उपचार के बिना जांचे परखे ही पारंपरिक तरीके बच्चों को संक्रामक रोगों के प्रति संवेदनशील बना देते हैं, यानी कि ये विशेष कारक है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर और जनजातीय क्षेत्रों के अंदर बच्चों को कुपोषण का शिकार करने में विशेष रूप से जो है वो भूमिका निभा रहे हैं, है ना। तो प्रश्न बनता है ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के अंदर कुपोषण और संक्रमण ज़्यादा देखने को मिलता है, क्यों, उसके क्या कारण हैं? तो इसके कारण अपर्याप्त सुविधाएं, वहाँ की जलवायु, दशाएं, स्थानीय रीति रिवाज, है ना, ये सभी कारक जो है महत्वपूर्ण रूप से है ना, और वहाँ के पारंपरिक तरीके यही जो है बच्चों को संक्रामक रोगों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। संदूषित भोजन के खतरों और खराब पर्यावरणीय स्वच्छता तथा अपर्याप्त व्यक्तिगत सफाई के कारण ही उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याएं तथा संचारी रोगों को उत्पन्न करने में उनकी भूमिका के बारे में लोगों को जानकारी देने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है। तो इसीलिए हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा ये कर्तव्य है कि हमें जो है पर्यावरण में स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, है ना, और इसके साथ साथ हमें हमारी महिलाओं को और कन्याओं को जो है वो शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि वे अपने वो बैलेंस डाइट के बारे में जानकारी लें और अपने परिवार की सुरक्षा के प्रति जो है अपने उत्तरदायित्व को ठीक ढंग से निभा सके, है ना, और अपने परिवार को स्वस्थ रख सके, है ना। तो अब चलते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। डीपीटी और ओपीवी तथा बीसीजी के टीकों के पूरे नाम बताइए। कल हमने पढ़ा था बीसीजी बैसिलस कैलमिटी वेरिन, ठीक है, क्षय रोग के लिए लगाया जाता है। फिर ओपीवी ऑरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो की डिजीज के लिए लगाया जाता है। और बीसीजी का टीका जो है ये बीसीजी क्या है? बीसीजी तो हमने देख लिया। डीपीटी है हमारा डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, ठीक है, तो डिप्थीरिया के लिए, पर्ट्यूसिस के लिए और टिटनेस के रोगों में लगाया जाता है। और बीसीजी हमारा जो है वो क्षय रोग के अंदर लगाया जाता है, ठीक है। तो इनके पूरे नाम आपको आने चाहिए। अतिसार में निर्जलीकरण कैसे होता है? जब बुखार हो जाता है। और डिहाइड्रेशन यानी कि जब उल्टी दस्त हो जाते हैं, तो उल्टी दस्त जब होते हैं तो पानी की कमी हो जाती है ना, और पानी की कमी को ही हम क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं, ठीक है। शिशुओं में पोषक तत्वों की कमी होने से रोगों से बचने के लिए माँ का स्वास्थ्य एवं पोषण क्यों महत्वपूर्ण है? बिल्कुल सही है। यदि शिशुओं को पोषक तत्वों की कमी से हमें बचाना है, रोगों से बचाना है, तो सबसे पहले हमें माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। माँ को पौष्टिक तत्वों से युक्त आहार देना होगा, तभी पौष्टिक तत्वों से युक्त दूध जो है बच्चों को पीने मिलेगा माँ से, और तब बच्चे जो होंगे वो स्वस्थ रहेंगे। पूरक आहार का वर्गीकरण कीजिए। कल हमने पूरक आहार के बारे में पढ़ा था, तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। कल हमने इनके बारे में जानकारियाँ ली थी। तो चलते हैं बच्चों आगे, ये प्रश्न आपको कॉपी के अंदर करने हैं। अब चलते हैं बच्चों विद्यालय। पूर्व विद्यालय जो बच्चे हैं, यानी कि 1 से 6 वर्ष के बच्चे, पूर्व विद्यालय बच्चे 1 से 6 वर्ष के, इनका जो पोषण होता है, इनका स्वास्थ्य और इनकी स्वच्छता क्या होती है? तो देखो बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विद्यालय पूर्व बच्चे जो होते हैं बहुत ही ऊर्जावान होते हैं, चुस्त होते हैं, उत्साही होते हैं, है ना। और शेषवावस्था में होने वाली तीव्र वृद्धि अब जो होती है अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है। शेषवावस्था के अंदर वृद्धि तेजी से होती है या फिर किशोरावस्था में वृद्धि तेजी से होती है। पूर्व विद्यालय बच्चे जो होते हैं इनके अंदर अब वृद्धि थोड़ी धीमी पड़ जाती है, किंतु बच्चा काफ़ी चुस्त और दुरुस्त रहता है, एक्टिव रहता है। उसका शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास तो होता रहता है धीरे धीरे। अब विद्यालय पूर्व बच्चे जो होते हैं अभी भी अपनी खाने की आदतों में विकास कर रहे होते हैं, है ना, यानी कि अभी वो धीरे धीरे खाना सीख रहे होते हैं, है ना। तो खाने की आदतों का विकास हो रहा होता है उनमें, उनको ठीक ढंग से चबाना सीखते हैं, निगलना सीखते हैं, है ना। और ये बच्चों को पौष्टिक आहार तथा अल्पाहार खाने की सही आदत सिखाने का सबसे उत्तम समय होता है। बिल्कुल सही है।
कि इसी समय जो है बच्चों को पौष्टिक आहार और ब्रेकफास्ट के अंदर ठीक ढंग से खाने की आदतों का विकास इसी समय होता है जब वो विद्यालय जाने से पहले, है ना। इन दिनों सीखी गई जो खान पान संबंधी अच्छी आदतें जो होती है वो भविष्य में पूरे जीवन भर उनके साथ जो चलती है। तो हमें पूर्व विद्यालय बच्चों के पोषण और उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसी समय जो है बच्चों को ठीक ढंग से चबाना, निगलना, है ना, ठीक ढंग से बैठकर खाना, शांति से बैठकर खाना, बिना बोले बैठ कर के खाना, ये सब चीज़ें, ये आदतें जो होती है बचपन में ही बच्चों को सिखाई जाती है ना, विद्यालय जाने से पूर्व, है ना। और ये आदतें बच्चों में पूरे जीवन पर्यंत चलती है। इसीलिए पेरेंट्स को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जब बच्चों को विद्यालय जाने से पूर्व ही उन्हें जो है इन आदतों को उनमें जो है वो डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, विद्यालय पूर्व बच्चों के पोषण संबंधी आवश्यकताएं क्या होती है। विद्यालय पूर्व बच्चों की मूलभूत पोषण आवश्यकताएं जो होती है परिवार के अन्य सदस्यों की पोषण आवश्यकताओं के समान ही होती है ना। सभी बच्चों को जो है ऊर्जा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, कैल्शियम चाहिए, सभी को चाहिए, बड़ों को भी चाहिए, छोटों को भी चाहिए। ये है कि छोटों को और बड़ों की मात्राएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन सभी को सेम मात्रा में जो है वो सभी पदार्थों की आवश्यकता होती है, सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसकी आवश्यक मात्रा उम्र, कद और वजन और स्वास्थ्य स्थिति तथा उसकी सक्रियता स्तर के अनुसार अलग अलग होती है। बिल्कुल सही है। अलग अलग उम्र के जो बच्चे होंगे उनकी अलग अलग कद, अलग अलग उम्र, अलग अलग वजन, इन सभी चीज़ों को देख करके उनका आहार आयोजन अलग अलग प्रकार से होता है तथा विकास और वृद्धि में सहयोग के लिए उनमें ऊर्जा की मांग भी अधिक हो सकती है। बिल्कुल सही है। यदि ग्रोइंग एज है बच्चों की तो उस समय ऊर्जा की मांग भी ज़्यादा होती है। तो देखते हैं हम यहाँ पर पूर्व विद्यालय जो बच्चे हैं इनकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं जो है वो कितनी होती है, इनको पोषक तत्वों की कितनी कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है यहाँ पर बताया गया है। तो देखो यहाँ पर बच्चों की उम्र दे रखी है, यहाँ पोषक तत्व दे रखे हैं जिसमें ऊर्जा किलो कैलोरीज के अंदर आवश्यकता होती है, प्रोटीन की ग्राम में आवश्यकता होती है, वसा की ग्राम में, कैल्शियम की मिलीग्राम के अंदर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ICMR के द्वारा निर्धारित, कल भी हमने पढ़ा था ICMR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है। इसके द्वारा ये निर्धारित मात्रा की गई है कि 1 से 3 वर्ष के बच्चों को कितनी कितनी मात्रा के अंदर प्रोटीन, वसा, कैल्शियम की आवश्यकता होती है और 4 से 6 वर्ष के बच्चों को कितनी कितनी मात्रा के अंदर ऊर्जा, प्रोटीन, वसा और कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले ऊर्जा की यहाँ पर 1240 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है 1 से 3 वर्ष के बच्चों को, और 4 से 6 वर्ष के बच्चों को देखें तो 1690 जो है किलो कैलोरीज ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और 1 से 3 वर्ष के बच्चों को प्रोटीन जो है 22 ग्राम आवश्यकता होती है, जबकि 4 से 6 वर्ष के बच्चों को 30 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वसा की मात्रा देखें तो दोनों में 25-25 ग्राम की आवश्यकता होती है वसा की, फैट की, और कैल्शियम की आवश्यकता देखिए यहाँ पर दोनों को 400-400 ग्राम जो है वो मिलीग्राम जो है वो कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जो कि इसकी पूर्ति दूध से हो जाती है उनकी, है ना। तो इस प्रकार से हम जो है विद्यालय पूर्व बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी जा कर के हम जो है उनका डाइट प्लान कर सकते हैं, उनका आहार आयोजन कर पाएंगे, है ना। अब देखिए इसके बाद आयरन को देखिए तो आयरन की भी मिलीग्राम में आवश्यकता होती है ना। तो 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए 12 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है, और 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 18 मिलीग्राम जो है वो आयरन की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार से विटामिन जो है ए, रेटिनोल की आवश्यकता 400 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है, इसमें भी 400 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है ना। और बीटा कैरोटीन जो होता है इसकी 1600 जो है माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है, यहाँ पर भी 1600 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। थायमीन जो होता है हमारा, ये भी सब वाइटामिन दे रखे हैं यहाँ पर, रेटिनोल, बीटा कैरोटीन और थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन सी और पायरिडॉक्सिन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12, है ना। तो सभी की मात्रा यहाँ दे रखी है। 1 से 3 वर्ष के बच्चों को कितनी माइक्रोग्राम की आवश्यकता है, कितनी मिलीग्राम की आवश्यकता है, और 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कितने मिलीग्राम और कितने माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। तो इस सारणी को देखकर हम जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि आधारभूत क्षतियों और अतिरिक्त आवश्यकता के कारण ही एक बच्चे से दूसरे में पोषक तत्वों की आवश्यकताएं थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। यहाँ पर हमने देखा अलग अलग एज ग्रुप के लिए जो है अलग अलग मात्राएं जो है वो दे रखी है विभिन्न पोषक तत्वों की, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो बच्चों का आहार जो है वो प्लान करना चाहिए, डाइट प्लान करना चाहिए या फिर आहार आयोजन करना चाहिए।
अब देखिए बच्चों, विद्यालय पूर्व बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए दिशा निर्देश यहाँ पर क्या दिए गए हैं। हम जानते हैं कि अन्य आदतों की तरह बच्चों को जीवन के आरंभ में ही जो है वो खान पान संबंधी अच्छी आदतों को विकास कर देना चाहिए पेरेंट्स को, अभी मैंने बताया था आपको, तथा उनको यह सिखाने के लिए कि पौष्टिक खान पान ही स्वस्थ जीवन शैली का एक अंग है। बिल्कुल सही है, यदि पौष्टिक भोजन उनको मिलेगा तो उनका शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, वह अपने सभी कार्यों को समय पर और व्यवस्थित तरीके से कर पाएंगे, है ना, और हर कार्य को करने में वो सफल भी हो पाएंगे। तो हर व्यक्ति को निम्नलिखित सुझावों का पालन करना चाहिए। यहाँ पर पूर्व विद्यालय बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, वो हम देखते हैं क्या क्या है। हमेशा भोजन करने का समय वह समय है जब परिवार एक साथ इकट्ठा हो। हमेशा ये ध्यान रखना है कि सभी घर के अंदर जब हम भोजन करते हैं तो हमारा एक समय फिक्स होना चाहिए और उस समय हमें बैठ करके सबको एक साथ बैठ करके, पूरे परिवार को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए, तथा परिवार का एक साथ बैठकर सुखद और आनंदमय वातावरण में भोजन करना बच्चों के लिए बहुत ही सहायक होता है। बिल्कुल सही है, सभी जने जब साथ बैठ करके भोजन करते हैं तो इससे बच्चों के अंदर, बच्चे भी बड़ों को देख करके सभी चीज़ खाना सीखते हैं, है ना, और पोषक तत्वों को लेना सीखते हैं, उनमें एक अच्छी आदतों का डेवलपमेंट होता है ना, और एक जगह बैठकर खाना सीखते हैं, एक फिक्स समय में खाना सीखते हैं, है ना। तो बच्चे परिवार के अन्य सदस्यों के खान पान संबंधी व्यवहार का अनुकरण करते हैं। जैसे बड़े सभी पोषक तत्वों से युक्त जब भोजन करेंगे तो बच्चे भी खाएंगे, बच्चों के अंदर अच्छी आदतें डेवलप होगी। और विविधता एक महत्वपूर्ण पहलू है, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप ही उसमें थोड़ी मात्रा में भिन्न तरह के भोजन भी देने चाहिए, यानी कि भोजन में विविधता हमें बनाए रखनी चाहिए। अलग अलग तरीके से भोजन में विविधता हमें देनी चाहिए, मतलब अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके हमें जो है खाद्य पदार्थों को बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि बच्चे जो है आसानी से उसको उत्सुकतापूर्वक खाएं, तथा बच्चों को खाने के लिए प्लेट में रखी हर वस्तु को समाप्त करने की आदत सिखाई जानी चाहिए। यानी बच्चों को हम जितना भी प्लेट के अंदर डाल कर देते हैं, जो भी खाने के लिए हम चीज़ देते हैं या पदार्थ देते हैं या जो भी भोजन दिया जाता है वो उसको फिनिश करें, जूठा जो है अपनी थाली में ना छोड़ें। साथ ही साथ उन्हें समाप्त करने के लिए पर्याप्त समय भी देना चाहिए, उसको समय भी देना चाहिए। बिल्कुल सही है। अब देखिए, भोजन तथा अल्पाहार देने के समय में नियमितता बरती जानी चाहिए। जब हम भोजन देते हैं या अल्पाहार देते हैं तो उस समय हमको नियमितता बरतनी चाहिए। बच्चे को विधिवत भूख लगे, अच्छे से भूख लगे तभी उसको भोजन देना चाहिए। बच्चे की पसंदीदा भोजन के साथ साथ व्यंजन सूची, मेन्यू में नई नई चीज़ें रखनी चाहिए, है ना, और भोजन में रुचि जागृत करने के लिए सख्त, मुलायम, रंगीन भोज्य पदार्थों के मध्य में संतुलन को बनाए रखना चाहिए। अलग अलग तरीके से जो है हमें जो है भोजन को बनाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कभी हमने मेथी को यूज़ करना है तो हम पराठे बना सकते हैं, ढोकले बना सकते हैं, मुठिया बना सकते हैं, है ना, मेथी की सब्जी बना सकते हैं, आलू मेथी बना सकते हैं, गोगर मेथी बना सकते हैं। तो हम मेथी को बच्चों को कई तरीके से पकोड़े बना सकते हैं, कई तरीके से बना के हम खिला सकते हैं। तो कहने का मतलब कि भोज्य पदार्थों को हमें विविधतापूर्वक अलग अलग तरीके से बना करके और बच्चों के सामने या बड़ों के, अपने परिवार के सदस्यों के साथ रखना चाहिए, जिससे उन्हें जो है खाने में उत्सुकता हो और वो उसको खाने से जीना छुड़ाए, है ना। अब देखिए, व्यंजन सूची जो भी अपना खाने का मेन्यू जो बनाया है, आहार योजना जो बनाई है, उन्हें आसानी से खाया जा सके ऐसी आहार योजना होनी चाहिए। जैसे कि हाथ से खाए जाने वाले भोजन के रूप में छोटी छोटी सैंडविच बना सकते हैं, हम चपाती रोल्स बना सकते हैं, है ना, छोटे आकार के समोसे बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, पूरा फल दे सकते हैं उनको ना, उबला हुआ अंडा उनको दे सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम बच्चों को साथ में लेकर बैठें और साथ में लेकर उन्हें खिलाना सिखाना चाहिए। एक ही स्थान पर बच्चे को भोजन परोसिए, न कि बच्चा जब इधर उधर घूम रहा हो तब उसे भोजन दिया जाए, है ना। बच्चे को घूमते घूमते खाने की आदत नहीं डालनी चाहिए, एक जगह बैठकर अच्छे से खाने की आदत डालनी चाहिए। आप बच्चे के शारीरिक सुविधा के अनुसार ही उसके बैठने के लिए उपयुक्त स्थान भी चुन सकते हैं, यानी कि एक उपयुक्त स्थान हो हमारा भोजन करने का, वहीं पर हम सब बैठकर अच्छे से भोजन करें, शांतिपूर्वक, बिना बात किए, है ना। और इन सबसे अच्छा बच्चे को भोजन से पहले आराम करने दें। थका हुआ बच्चा, है ना, थका हुआ बच्चा भोजन में रुचि नहीं ले सकता है, यानी कि बच्चा जब कंफर्टेबल हो तभी हमें बच्चों को जो है वो भोजन करने के लिए कहना चाहिए। तो
ये सुझाव है कि बच्चों को कोई भी विशेष खाद्य पदार्थ खाने के लिए किसी प्रकार का लालच या दंड कभी नहीं देना चाहिए, है ना। हमें ऐसा नहीं है कि बच्चे ये खा लोगे तो तुम्हें ये दूंगी, ये खा लोगे तो ये दूंगी, इस तरीके से लालच देकर उनकी आदतों को हमें नहीं बिगाड़ना चाहिए, बल्कि उनको ठीक ढंग से अच्छे से चबाकर धीमे धीमे बिना बात किए, है ना, व्यवस्थित तरीके से सभी खाद्य पदार्थों को खाने की आदत डालनी चाहिए। ठीक है, तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी है। तो चलते हैं अभी आगे। अब देखिए बच्चों, विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए संतुलित भोजन की योजना बनाना, है ना। अब देखो, विद्यालय पूर्व बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं और इनको ऊर्जा की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इनको एक बड़ी महिलाओं की तुलना में भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसीलिए हम क्या करते हैं कि इनको हम सोचते हैं कि नहीं, छोटे बच्चे हैं, इनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि ऐसा नहीं है, इनको हमसे भी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब इनको ऊर्जा आवश्यकता के अनुसार नहीं मिलती है तो उससे क्या होता है कि इनके अंदर पोषक तत्व पूरे नहीं मिल पाते। पोषक तत्व पूरे नहीं मिल पाएंगे तो इनकी ऊर्जा की पर्याप्त जो है खपत नहीं होगी, है ना। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो पूर्व विद्यालय बच्चे होते हैं उनको हमसे भी ज़्यादा जो है वो ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। यानी कि पूर्व विद्यालय वाले सक्रिय बच्चे की ऊर्जा की आवश्यकता बड़ी महिलाओं की तुलना में अधिक होती है ना। और इसीलिए हमें उनकी कैलोरी की खपत का पता लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना। हमें ध्यान रखना है कि बच्चों के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता हमारे बराबर होती है, किंतु विकास और सक्रियता के स्तर को ध्यान में रखते हुए यदि बच्चे को पौष्टिक और संतुलित भोजन नहीं दिया जाता है तो वह वयस्क अवस्था तक, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसके अंदर वृद्धि और विकास होती है, वैसे वैसे वह अपने पूर्ण आनुवंशिक क्षमताओं को प्राप्त नहीं कर पाता। हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, पेरेंट्स विशेष रूप से ध्यान नहीं रखते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चे छोटे हैं इसलिए उनको कम ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए उनको जो है कम पोषक तत्वों की आवश्यकता है, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चों को अधिक हमसे जो है अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यदि हम उनकी ऊर्जा के स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें पोषक तत्वों की आपूर्ति करवाएंगे तो उनमें सभी आनुवंशिक क्षमताओं का विकास होगा। और यदि हम उनको ऊर्जा के अकॉर्डिंग पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं करवाएंगे तो फिर उनमें आनुवंशिक क्षमताएं जो है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और जिससे कई प्रकार के रोग उनमें हो सकते हैं। इससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है उनके। और यदि बच्चों के भोजन में प्रोटीन की कमी हो रही है, विटामिन ए की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, तो बच्चों के अंदर कुपोषण हो सकता है ना। और इसके साथ साथ जीरो थैलेमिया रोग हो सकता है विटामिन ए की कमी से, आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है ना। तो आयोडीन युक्त नमक का सार्वभौमिक उपयोग आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों को रोकने का सबसे सरल और सस्ता तरीका है। यानी कि आयोडीन की कमी नमक से पूरी होती है ना। तो हमें पर्याप्त मात्रा में बच्चों को नमक भी खिलाना चाहिए, है ना। भोज्य पदार्थों में नमक भी देना चाहिए। तो कई प्रकार के रोग होते हैं बच्चों में कुपोषण के कारण। हमने देखे विद्यालय पूर्व बच्चे जो होते हैं इनके आहार में 3 पहलुओं पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। अब 3 कौन कौन से पहलू हैं उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि बच्चों के पोषणात्मक भोजन, पौष्टिक भोजन देना चाहिए। खाने के अनुभव को व्यापक बनाने के लिए संरचना, उसका स्वाद, उसकी गंध और रंगों में विविधता लाना चाहिए। यानी बच्चे को जो भी भोजन हम दे रहे हैं वो सुंदर तरीके से हमें बनाना है, मन से बनाना है ना। उसका स्वाद अच्छा होना चाहिए, उसमें सभी पोषक तत्व होने चाहिए, उसकी गंध अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर जो है हम विविधता ला करके डिफरेंट तरीके से बच्चों के लिए भोजन बनाएंगे तो उससे क्या होगा, बच्चा जो है उसकी ओर आकर्षित होगा और वो उसे चाव से खाएगा। इसके अंदर जटिल कार्बोहाइड्रेट्स है, चर्बी रहित मांस है, प्रोटीन है, आवश्यक वसा के बीच में संतुलन होना चाहिए। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन, इन तीनों की मात्रा के अंदर जो है संतुलन होना चाहिए, व्यवस्थितता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा बच्चों को दे रहे हैं या फिर फैट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं या फिर प्रोटीन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो एक ही तत्व की मात्रा जब अधिक मात्रा में शरीर के अंदर हो जाएगा तो उससे भी कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। कमी से भी रोग होते हैं और अधिकता से भी रोग होते हैं। हमने पढ़ा था पहले कि पोषक तत्वों की अधिकता से अतिपोषण नामक रोग हो जाते हैं और कमी से, पोषक तत्वों की कमी से जो है कुपोषण नामक रोग हो जाते हैं, है ना। तो अति मात्रा भी हानिकारक है और कमी भी हानिकारक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन तीनों की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। इसके साथ साथ मिठाई है, आइसक्रीम है, वसा से भरपूर जो भी फास्ट फूड्स है, रिफाइंड आटे के उपयोग पर हमें संयम रखना चाहिए।
बच्चों को हमें मिठाइयाँ ज़्यादा नहीं खिलानी चाहिए, आइसक्रीम ज़्यादा नहीं खिलानी चाहिए, है ना, और फैट जो है ज़्यादा नहीं देनी चाहिए बच्चों को, और फास्ट फूड ज़्यादा नहीं देने चाहिए, है ना। तो हमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। और रिफाइंड आटे का उपयोग, यानी कि आजकल जो बाज़ार में पिसे आटे का उपयोग ज़्यादा करते हैं लोग बाग, आशीर्वाद है ना, राजभोग है, दूसरे कई तरह के आटे जो है बाज़ार में आते हैं, तो इनके अंदर मैदा मिला होता है और जिससे कि ये बच्चों को नुकसान करते हैं। तो हमें रिफाइंड आटे का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। तो इन 3 चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है पूर्व विद्यालय बच्चों के आहार में, ठीक है। यदि हम इन 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो बच्चे कुपोषण के शिकार नहीं होंगे, ठीक है। देखो बच्चों, क्या हमको अभी हमने थर्ड लेसन के अंदर ही पढ़ा था, थर्ड लेसन के अंदर हमने पढ़ा था पोषक तत्वों के बारे में। तो ICMR के द्वारा सुझाए गए 5 खाद्य पदार्थों से हमें निर्धारित पोषक तत्वों की मात्रा के अनुसार संतुलित भोजन की योजना हम बना सकते हैं। दैनिक आहारों की योजना करते समय सभी खाद्य समूहों से खाद्य पदार्थों का चयन किया जाना चाहिए। यानी जब हम फूड प्लानिंग करते हैं तो हमें खाद्य पदार्थ के सभी समूहों को जो है वो सम्मिलित करना चाहिए, जिसके अंदर दालें हैं, दूध है, फल है, सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, चीनी है, वसा है, घी है, तेल है ना, दूध है, सभी चीज़ों को हमें समान रूप से संतुलित मात्रा में जो है वो सम्मिलित करना चाहिए। आयोजना की अधिकाधिक सुविधाजनक बनाने के लिए ICMR ने विभिन्न आयु वर्ग के लिए आहारों का सुझाव दिया है। ICMR ने जो है अलग अलग आयु वर्ग के लिए अलग अलग प्रकार के आहार की योजना बनाकर हमारे सामने पेश भी की है, तथा विद्यालय पूर्व बच्चों के संतुलित आहार में शामिल किए जाने वाले खाद्य समूह की मात्रा के लिए हम नीचे दी गई सारणी के अंदर देखने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम सारणी की ओर। अब देखिए बच्चों, विद्यालय पूर्व जो बच्चे होते हैं, विद्यालय जाने से पहले की उम्र के जो बच्चे हैं, यानी कि 1 से 3 और 4 से 6 वर्ष के बच्चे है ना, 5 साल का बच्चा जब होता है स्कूल जाता है, इसके पहले का जो समय है बच्चों का, उसके अंदर बच्चों को किस प्रकार से संतुलित आहार हम दे सकते हैं, या उनके आहार में कौन कौन से खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए, कितनी कितनी मात्रा के अंदर करना चाहिए, यहाँ हमें डिटेल दी है। तो देखते हैं सबसे पहले क्रम संख्या, यहाँ पर खाद्य पदार्थ दे रखे हैं, यहाँ पर वर्ष दे रखा है 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए, और ये 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। तो देखिए अनाज जिसमें गेहूँ, जौ, बाजरा है ना, इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए 1 से 3 वर्ष के लिए 120 ग्राम के आसपास, और 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 210 ग्राम, ठीक है। दालों की बात करें तो दालें जो है, दालों की 30 ग्राम मात्रा जो है होनी चाहिए, और 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 45 ग्राम दाल की आवश्यकता होनी चाहिए। इसी प्रकार से दूध की 500 ml यानी आधा किलो दूध जो है वो बच्चों को दिया जाना चाहिए 1 से 3 और 4 से 6 वर्ष के बच्चों को। ठीक इसी प्रकार से फल और सब्जियां, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, अन्य सब्जियां हैं, फल है, ये सभी आ गए इसके अंदर, जिसमें देखो 50 ग्राम यहाँ पर सब्जियां दे सकते हैं, है ना। 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 100 ग्राम। इसके अलावा जड़ और कंद यानी कि प्याज है, आलू है ना, मूली, गाजर, ये 50 ग्राम हम दे सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां 50 ग्राम दे सकते हैं, अन्य सब्जियां जो है 50 ग्राम, फल 100 ग्राम देंगे एक फल, है ना। और चीनी हम जो है 25 ग्राम हम चीनी दे सकते हैं, और 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 30 ग्राम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए संतुलित आहार का प्लान करेंगे, है ना। तो चलते हैं आगे। तो बच्चों आज हमने सीखा कि विद्यालय पूर्व जो बच्चे होते हैं उनके पोषण संबंधी आवश्यकताएं क्या क्या होती है, और उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को हम किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं, और विद्यालय पूर्व बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए कौन कौन से दिशा निर्देश है, और विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए संतुलित भोजन की योजना किस प्रकार से बनाएंगे, किन किन पहलुओं पर विशेष हमें जोर देना चाहिए, और ICMR ने जो है किस प्रकार से 1 से 3 और 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए यानी पूर्व विद्यालय बच्चों के लिए संतुलित आहार की योजना बनाई है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण।